सर, पटना में जो घटना हुई निट की जो छात्रा थी रेप मौत केस में, उस घटना को करीब 20 दिन हो गए हैं और 20 दिन के अंदर तीसरी जांच एजेंसी की एंट्री अपने आप में सवाल खड़े करती है। पहले लोकल पुलिस, फिर एसआईटी और अब सीआईडी। मतलब साफ है कि अब तक की जांच पर खुद सरकार को कोई भरोसा नहीं रह गया है। और एफएसएल की रिपोर्ट साफ कह रही है कि छात्रा के कपड़ों पर स्पर्म्स मिला है, पोस्टमार्टम में भी चोट के निशान है। फिर शुरू में रेप की बात को क्यों टाला गया और हॉस्टल सील नहीं हुआ, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि सीसीटीवी सामने नहीं आया और परिवार से ही बार बार पूछताछ होती रही है। अब सवाल सिर्फ गुनाह का नहीं, जांच की लापरवाही पर भी उठ रहा है। तो जिस तरह से कहा गया कि एसआईटी ने रेप का एंगल को गंभीरता से क्यों नहीं लिया, इन सब को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर अभी तक का क्या अपडेट है और आगे क्या बात हो रही है, इस पर जरा विस्तार से बताइए। देखिए, गंभीरता से क्यों नहीं ली ये तो पुलिस बताएगी, चूंकि वो तो पूरा एंगल उस तरफ जा रहा था कि चूंकि एंटी डिप्रेसेंट के ओवरडोज की वजह से वो डेथ हुआ और पुलिस सुसाइड इसको बताने की कोशिश कर रही थी। परिवार पर भी इसी बात का दबाव था। काउज ऑफ सुसाइड में भी परिवार को ही माना जा रहा था कि वो लड़की और उसके परिवार इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया और एफएसएल का रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट एफएसएल ने दे दिया, अब इस रिपोर्ट के बाद कुछ बच जाता है क्या? तो जब कुछ नहीं बच जाता है तो पुलिस को अभियुक्त को पकड़नी चाहिए। और अब उसमें एक किया जा रहा है कि जो एफएसएल की रिपोर्ट जो आई है जिसमें उसके अंडरगारमेंट्स पर जो मेल स्पर्म मिले हैं, तो उसका डीएनए निकाला गया है और जिन लोगों पर भी जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनका शायद ब्लड सैंपल लिया गया है। वो 14-15 लोगों को पुलिस ने सस्पेक्ट में रखा है, जिसमें उस लड़की के परिवार वाले को भी कुछ लोगों को रखा है। और शायद कल उनके गांव में रात में पुलिस गई भी थी और कुछ लोगों का वहां से भी सैंपल लिया गया। अब तो सैंपल मिलान ही बाकी है ना। वो जांच एसआईटी करे, जांच सीआईडी करे, जांच जो करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये है कि अगर उसके गारमेंट्स पर, उसके ये पर, लेगिंग्स पर जो मेल स्पर्म का जो रिपोर्ट एफएसएल ने दिया है, उस स्पर्म का जो डीएनए है, जो उसका हेड में डीएनए होता है और जिसका भी वो व्यक्ति जो सस्पेक्टेड है उनके डीएनए के साथ मिलान होगा। अगर मिलान हो जाएगा, इसके बाद चीजें खुल जाएगी कि वो उसके लिए असली दोषी कौन है, कल्प्रिट कौन है। लेकिन वो थ्योरी जो चल रही थी एंटी डिप्रेसेंट के ओवरडोज की थ्योरी, ये थ्योरी तो अब 2 रिपोर्ट के बाद अब उस थ्योरी का कोई बहुत ये नहीं है। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि नाखून से उस बच्ची के शरीर के अलग अलग पार्ट को जिस तरह से एब्रेजन का चिन्ह है, ब्रूजिंग का चिन्ह है, पीठ में जिस तरह से उसका ब्लूइश मार्क्स है, नीले रंग का निशान है, ये सब तो बता ही रहा है ना कि वो लड़की लड़ी है, लड़की फाइट की है, संघर्ष की है, जिसकी वजह से, और जब वो हार गई होगी तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो ये सब चीजें तो आ ही गई है ना। दूसरी तरफ जो जेनाइटल पार्ट में जो इंजुरी का रिपोर्ट है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की बात है, जिस तरह से वो टीयर की बात है, तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा टीयर की बात हो रही है, वो सब तो साफ साफ बता रहा है कि उस बच्ची के साथ, और उसी में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सेक्सुअल असॉल्ट कुड नॉट बी रूल्ड आउट। ये फाइंडिंग्स के बाद और एफएसएल का रिपोर्ट कि हाँ बायोलॉजिकल रिपोर्ट में मेल स्पर्म मिला है, कोई व्यक्ति तो है जिसने उसके साथ, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, तो वो, और हॉस्पिटल के अलग कहानी है कि वो कोई कह रहा है कि ठीक है वो बेहोश थी, बेहोशी का कारण क्या था? आप सब एक्यूट हेमरेज की बात करते हैं कि ब्रेन में अगर मान लिया जाए कि इंटरक्रेनियल प्रेशर ही बढ़ा तो उतना ब्लीडिंग हुआ तो क्लॉट होगा ना, सीटी स्कैन में आएगी ना उसकी रिपोर्ट। फिर आप तुरंत कहते हैं कि वायरल मेनिंजाइटिस हो गया। ये क्या है भाई? गायनेकोलॉजिस्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। हैविंग इन मेंसुरेशन, ठीक है, वो मेंसुरल ब्लड और जो फ्रेश ब्लड है उसको क्या वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती होगी कि वो कौन सा ब्लड है उस बच्ची का? आपने वहां तो कुछ नहीं कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, बयान भी आ गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पर तो शक है कि बहुत सारी बच्चियां, गरीब घर की बच्चियां जो एक सपना लेकर के आती है, तैयारी करती है, मेडिकल एस्पिरेंट है वो बच्ची, और उसको लग रहा था कि अब हम बीडीएस तो मिल ही रहा था उसको ना, लेकिन जिस तरह से उस बच्ची के साथ जिसने भी किया, पुलिस
पुलिस जो डायरेक्शन बदले हुए थी, अब उस डायरेक्शन पर तो सवाल है। केवल आप वो रोशनी कुमारी और वो जो कदम कुआं का थाना प्रभारी को आप सस्पेंड कर दीजिएगा, ये उसका पार्ट नहीं न है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो रफा दफा हो जाते हैं, होता कुछ पर है और बदले में उसके परिवार को ही घेरे में ले लेती है पुलिस, चूंकि लगता है कि ये अपने प्रतिष्ठा के डर से ये मुंह नहीं खोलेंगे, दबाव बना करके और केस को रफा दफा कर दिया जाता है। ये केस ने थोड़ा सा एक मोड़ लिया, लोग सड़क पर निकले, चीख चीख करके जो उसके जो एविडेंस थे जब वो बताने लगा कि वो लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब वो ठीक है, मान लिया जाए कि यूरिन में थोड़ा सा एंटी डिप्रेसेंट का कुछ मिला है, भाई यूरिन में केवल एंटी डिप्रेसेंट का ही नहीं ना मिला होगा, इसका और भी टेस्ट में चीजें आई होंगी, उसके ब्लड में भी बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तीसरा रिपोर्ट तो बाकी ही है ना कि काउज ऑफ डेथ पर हम लोग बात कर लेंगे कि वो लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन में क्या है उसका, वो अभी तीसरा रिपोर्ट हिस्टोपैथोलॉजी में उसके टिश्यू पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी तो अभियुक्त पकड़ा जाना चाहिए ना, कि जिसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया, ठीक है वो मान लिया कि एंटी डिप्रेसेंट की कोई गोली खा ली होगी, लेकिन जिसने भी दुष्कर्म किया अभियुक्त तो बच जाता ना, अभियुक्त तो नहीं पकड़ा के जाता। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट दोनों ने बता दिया कि हाँ उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये जांच पुलिस नहीं कर पा रही थी, और इस रिपोर्ट के बाद इसी को तो साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं, कि जब साइंटिफिक एविडेंस आपको दे दिया गया तो आप अभियुक्त को पकड़िए, किसने उस बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया। तो इसलिए एक सवाल के घेरे में तो है ही ना, सवाल के घेरे में चीजें हैं कि पुलिस कैसे जांच को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी, जिससे शायद उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता। अब तो इस दुनिया में वो नहीं, लेकिन नहीं है फिर भी उसको न्याय तो मिलना चाहिए, ताकि और दोषी को सजा भी तो मिलनी चाहिए। तो देखते हैं कि एफएसएल की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से इन लोगों ने डीएनए मिलान के लिए किया है, चूंकि एसआईटी अभी कुछ खुलासा तो किया नहीं है, जो सीआईडी की टीम भी है वो सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, शंभू गर्ल्स हॉस्पिटल से लेके जहां जहां उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है वहां से वो ले रहा है। एम्स में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए दिया गया है, जहां 5 लोगों की एक कमेटी बनी है कि एम्स जो हैं वो डॉक्टर विनय कुमार हैं, वो फॉरेंसिक साइंस के ही हेड हैं, उनके नेतृत्व में बनाया गया है, उनका रिव्यू में क्या आता है। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी है एविडेंस बताने के लिए कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दोषी कौन है उसको पकड़ना पुलिस का काम है। अब पुलिस कितना जल्दी इसका उद्भेदन कर लेती है हम लोग इंतजार करते हैं।